हेलो डियर स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 का थर्ड सेक्शन, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ये हर एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए होगा, और आपके क्वेश्चन पेपर में ये 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उनमें से और हर एक क्वेश्चन में एक और भी होगा, मतलब कुल मिला के टोटल आपके पास 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 5 बनाना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे ये बताना है कि एक्सप्लेन करना है व्हाट डू मीन बाय द टर्म एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर से है। यहाँ सॉल्यूशन चैप्टर में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार्ट होते हैं, उनमें से एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इसको कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन करना है। और क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, ये फर्स्ट मतलब एक क्वेश्चन में 2 बिट है, उनमें से ये 2.5 मार्क का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 2.5 मार्क के लिए आपको अच्छे तरीके से लिखना होगा फुल मार्क्स गेट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मुझे डिफाइन करना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये है मेरे पास कोई लिक्विड जिसका मुझे बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो इस लिक्विड का वेप यहाँ पर गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर जनरेट होगा। ठीक है, तो ये वेपर कंटेनर के वाल पे प्रेशर जनरेट करता है। जब ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब जब इस ये अभी प्योर लिक्विड था। ठीक है, प्योर लिक्विड था मतलब प्योर सॉल्वेंट। जब हम अब आप इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, यस। क्यों? क्योंकि सम सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो लेस वेपर जनरेट होगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर भी घटेगा। तो उस 1 atm को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्स्ट्रा टेम्परेचर ऐड करना होगा, एक्स्ट्रा टेम्परेचर मुझे देना होगा। तो चूंकि सपोज कीजिए कि ये वाटर है, तो ये 100 डिग्री सी पर बॉयल हो रहा था। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद ये 101 डिग्री पर बॉयल हो रहा है। तो एलिवेशन हुआ, ना एलिवेशन। क्यों? क्योंकि 100 और ये 101। ठीक है, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट में कितना का अंतर हुआ, कितना का डिफरेंस हुआ, तो 1 डिग्री का डिफरेंस हुआ। ये 1 डिग्री का डिफरेंस जनरेट होता है किसके कारण जनरेट हुआ, तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए। तो ये हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, मोललिटी ऑफ सॉल्यूट। मोललिटी को स्मॉल एम से शो करते हैं, मोललिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, पहले आपको इस टॉक क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना होगा। ठीक, उसके बाद आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गॉट इंक्रीज्ड। ठीक है, दिस फेनोमेना इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन लिखने के लिए इतना ही लिखोगे तो आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक ग्राफ बनाना आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ग्राफ कौन सा है, दिस वन। ये है ग्राफ। इस ग्राफ में ड्रॉ क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना होगा वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे हम वेपर प्रेशर लिख दिए हैं इस एक एक्सिस पे, और एक एक्सिस पर मेरा टेम्परेचर। ठीक है, ये एक एक्सिस पर टेम्परेचर कौन सा, यहाँ पे एक एक्सिस पे कौन सा है, ये टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जानते हैं कि जब भी टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। देखिए ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से। अब जब सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट तब सॉल्यूशन बनेगा। और जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा। इसलिए ये ग्राफ जो होगा, सॉल्यूशन वाला जो वेपर प्रेशर का ग्राफ होगा, वो सॉल्वेंट के नीचे होगा। ठीक, इस तरीके से नीचे ड्रॉ कर दिए। अब 1 atm के वन सपोज किए कि मेरा ये जो है पॉइंट, ये 1 atm प्रेशर है।
1 ATM से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस दोनों ये ग्राफ पे। तो ये ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ इसको कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। इसके परपेंडिकुलर टेम्परेचर एक्सिस पर देखते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, ये टेम्परेचर है। देखिए ये टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ये टेम्परेचर कहलाएगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और ये टेम्परेचर कहलाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, 1 ATM के क्रॉसपॉन्डिंग। हम बोले थे यहाँ पे, हम बताए क्या चीज़ कि जब भी आपका वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो जाए तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये TB0 है और ये क्या है, TB। तो इसका जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंस कितना होगा, TB माइनस TB0, TB माइनस TB0। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, अभी अब आपको बताया ये किसके बराबर होता है। तो डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, है ना। डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए उसका मोलालिटी। तो डेल TB इज प्रोपोर्शनलिटी तोड़ना होगा तो क्या करना होगा, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू m, ये लिख लिए। वेयर KB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और m क्या है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। समटाइम्स Kb इज आल्सो डिफाइंड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। कभी कभी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी लिखा जाता है, और बहुत बार तो इसका यूनिट डायरेक्टली पूछ दिया है। तो ये जो Kb का यूनिट होगा केल्विन kg पर मोल, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन Kb एंड Kf का यूनिट क्या होता है, केल्विन kg पर मोल, ये याद रख लीजिए यहीं पे। तो इतना लिखने से आपको 2.5 मार्क्स अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तो आपका कौन सा, नेक्स्ट इसका बिट नंबर बी जो है वो स्टेट रोल्ट लॉ, ठीक है। रोल्ट लॉ को एक्सप्लेन कीजिए एंड डिटरमाइन करना है मोलिकुलर वेट एंड फॉर एंड ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रोल्ट लॉ क्या है, रोल्ट लॉ यदि हम एक्सप्लेन करें तो रोल्ट लॉ क्या है, जब आप पार्शियल प्रेशर, जैसे यहाँ पे हम कोई डाल दिए क्या चीज़, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, सॉल्यूशन है मेरे पास। तो सॉल्यूशन में मेरे पास क्या क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा, पास सॉल्वेंट भी होगा, है ना। सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो अब जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे इसको तो क्या होगा, वेपर जनरेट होगा। तो वेपर यहाँ पे सॉल्यूट का भी बनेगा और सॉल्वेंट का भी बनेगा। तो वेपर सॉल्यूट का भी बनेगा और सॉल्वेंट का भी बनेगा। तो इसके कारण सॉल्यूट के कारण भी वेपर प्रेशर जनरेट होता है और सॉल्वेंट के कारण भी वेपर प्रेशर जनरेट होता है। सॉल्यूट के कारण जो वेपर प्रेशर जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन जिसका वेपर प्रेशर मुझे निकालना है वो किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन में जिसका वेपर प्रेशर निकालना है वो किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ना होगा तो क्या करना होगा, PA इज इक्वल टू K इंटू XA, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ दिए यहाँ पर। पहले इसको डिफाइन कर देंगे, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ये लिख देंगे। उसके बाद अब बताओ मुझे यहाँ पर के का वैल्यू मुझे निकालना है। जब एक्से का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब एक्से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है। तो एक्से का वैल्यू जब 1 हो जाएगा दैट टाइम के इज इक्वल टू PA, ठीक है। जब एक तो देन उस समय हम लोग क्या लिखेंगे, K इज इक्वल टू PA0, इस पॉइंट को, मतलब उस समय मैक्सिमम वेपर प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। जब एक्स का वैल्यू 1 होगा तो उस समय पार्शियल प्रेशर A का जो होगा वो मैक्सिमम होगा एंड दैट इज डिनोटेड बाय PA0, ठीक है। तो अब K की जगह हम PA0 रख देते हैं, तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA0 इंटू कौन सा, PA0 इंटू आपका कौन सा, PA0 इंटू एक्स है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। PA0 इंटू एक्स है। अब यहाँ पर ये हो गया। सिमिलरली यदि दूसरा जो पार्ट है आपका B, मतलब सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट के लिए यदि निकालना चाहते हैं तो PB इज इक्वल टू क्या होगा, PB0 इंटू XB। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी कर ले, ये सॉल्यूट का है तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट का। तो टोटल वेपर प्रेशर डाल्टन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू PA प्लस,
ये डाल्टन्स रूल है कि जब भी आपको दो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है, इसके कारण भी जनरेट हो रहा है, इसके कारण, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो सम ऑफ दीज टू वेपर प्रेशर, ओके, सम ऑफ दीज टू वेपर प्रेशर पी टी टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। इस तरीके से पी ए का फॉर्मूला रख दिए यहाँ पर, पी ए नोट इंटू एक्स वी एंड पी वी इज इक्वल टू पी वी नोट इंटू एक्स वी, ये फार्मूला बन के आ गया पी टी इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे डिसाइड करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए मुझे एक टर्म में एक्स वी को एक्स ए के टर्म में या एक्स ए को एक्स वी के टर्म में मुझे लाना होगा। सपोज कि ये ए मेरा क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, ठीक है, ए मेरा सॉल्यूट है, तो क्या करना होगा मुझे, सॉल्यूट है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूट है, तो क्या करना होगा, हम यहाँ पर पी इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू एक्स ए कर लिए, और एक्स ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस एक्स बी, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है, वन के बराबर होता है, एक्स ए प्लस एक्स का वैल्यू कितना होता है, हमेशा वन के बराबर। सो एक्स बी इज इक्वल एक्स ए इज इक्वल टू कितना होगा, वन माइनस एक्स बी, इस पॉइंट को यहाँ पे हम पुट कर दिए, तो पी इज इक्वल टू पी ए नोट इंटू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, पी ए नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स है, ठीक है, पी ए नोट माइनस एक्स है। अब इसको पी ए नोट माइनस एक्स है, पी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी, तो वन माइनस एक्स बी, वन माइनस यहाँ पी ए नोट यदि कॉमन ले लें तो क्या होगा, वन माइनस एक्स बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए नोट, ठीक है। इस तरीके से अब यदि इसको वन को इधर सेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वन माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट, तो एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, सर जैसे मान लीजिए मेरे पास ए है और बी है, इसका मोल है एन बी एन ए और इसका मोल है एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यदि आपसे पूछ रहा है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसका मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल, इस तरीके से लिखना होता है। तो एन टू अपॉन एन एक्स बी की जगह हम ये रख देते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर बी रख दो, यहाँ बी प्लस ए, इस तरीके से बी प्लस ए, ठीक है। तो अब कौन सा हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। हम मोल कैसे निकालते हैं सॉल्यूट का, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करके यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर निकल जाएगा एन बी, इसके बाद आपको ये मेंशन करना होगा, ये क्या आया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है, इज इक्वल, ओके। अब मुझे बताओ यहाँ पर यदि बहुत वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, क्या होगा, एन बी अपॉन क्या होगा, एन ए कर सकते हैं, ज़्यादा होगा, मतलब एन ए का मोल बहुत ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का मोल बहुत ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू एन बी, तो हम एन बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्स एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट कर सकते हो यहाँ पे। एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल वेट गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है। एन ए क्या होगा, एन ए डायरेक्टली रख देते हैं, पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट, इस तरीके से डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी अपॉन एन ए इंटू वन बाई एम बी, वी कैन राइट पी ए नोट माइनस पी ए अपॉन पी ए नोट। तो एम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, डब्ल्यू बी माइनस पी ए नोट माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरा रहा यहाँ पर इसका एम बी का सॉल्यूशन निकल चुका है, ठीक है। एम बी क्या होगा, मोलर मास ऑफ बी किस तरीके से, तो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। जिसका जिसका वैल्यू पता रहेगा उसको रख देंगे यहाँ पे और अननोन चीज़ को निकालेंगे। नाउ द थर्ड जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कार्बोकेटाइन, एक्सप्लेन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोकेटाइन एक ऐसा स्पीसीज है जिसके ऊपर कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये जनरेट होता है कैसे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से जनरेट होता है।
एग्जाम्पल कौन सा यहाँ पर, ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं, देखो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन क्या है। तो कार्बोकेटाइन क्या है ये एक्सप्लेन, क्वेश्चन करना एक्सप्लेन। तो कार्बोकेटाइन एक आयन है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसमें वो ऐसे एग्जाम्पल दे दिए हैं, जैसे ये है मेरे पास, ये है, ठीक है। तो ये सब कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल है। अब कार्बोकेटाइन बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, इस तरीके से। तो यहाँ पर सम कार्बोकेटाइन में हैव 2 और मोर पॉजिटिवली चार्ज, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये भी कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होता है कैसे, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से। एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे C2H5Cl है। तो इस केस में C2 क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ठीक है। तो इस केस से ही जनरेट होता है कार्बोकेटाइन C2H5+ और Cl-। तो ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि हेट्रो, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेट्रो कार्बोकेटाइन इज जनरेटेड बाय हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, एग्जांपल दिस। अब लिख देंगे टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है तो टाइप भी लिखना होगा मुझे। टाइप में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन चेक करेंगे, ये कौन सा कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कैसे चेक करते हैं, यदि ये सिंगल कार्बन से कनेक्टेड होगा तो कौन सा होगा, यहाँ पे 1 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री का मतलब, देखिए यहाँ पे 2 डिग्री का मतलब क्या होगा, CH, इधर CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है और ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 से, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मतलब ये है तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कनेक्टेड है इससे, और ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इस कारण से ये कौन सा होगा, 3 डिग्री, ये कौन सा होगा, 2 डिग्री, ये कौन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको देना होगा, जैसे ये इसका, इसके लिए एग्जाम्पल मुझे ये देना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल ये देना होगा, इसका एग्जाम्पल ये देना होगा, टर्सरी का एग्जाम्पल ये देना होगा। अब स्टेबिलिटी भी एक तरीके से आ सकते हो आप, स्टेबिलिटी क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो हमेशा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा होगा स्टेबल विथ कॉम्पेयर टू 2 डिग्री, विथ कॉम्पेयर टू 1 डिग्री, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा एक पॉइंट और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू बेंजोइक एसिड। देखिए एनिलीन क्या होता है, ये फार्मूला होता है एनिलीन का, एनिलीन का फार्मूला ये है। बेंजीन के ऊपर यदि NH2 कनेक्टेड रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। और जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन पर, तो क्या होगा, ये एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, N2 प्लस Cl-, ठीक है। इसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये मल्टीपल स्टेप का रिएक्शन है, एक तरीके से कन्वर्जन आपको दिया है, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ पे आपको लिखना होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक बहुत ही बेहतर रिएजेंट है। अब इस पर यदि आप CuCl प्लस HCl, यहाँ पे आपको शॉर्टकट में यदि यहीं पे बता दें CuCl HCl दे दें तो क्लोरोबेंजीन जनरेट हो जाएगा। CuBr HBr ले लेंगे तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। हॉट वाटर देते हैं तो फिनोल देता है, ये कौन सा देगा, या फिनोल दे देगा। तो देखिए, और यदि CuCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो साइनोबेंजीन दे देता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रिएजेंट मिलता है। अब इसको रिएक्शन करवाते जाइए, आपका प्रोडक्ट जनरेट होते जाएगा। तो लगे इस चीज़ को भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये पूछा कभी भी जा सकता है, ठीक है, कि क्लोरोबेंजीन कैसे बना सकते हैं इससे, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन का नाम होता है एजो, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है इसलिए डाई एजो, पॉजिटिव चार्ज है तो EM डाइजोनियम, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्लोराइड आइड लगाते हैं।
CuCN से रिएक्शन करवाए, साइनोबेंजीन बना। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है। इसके साथ साथ एक और यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख दिए हैं ताकि इसको याद करते समय ये भी याद हो जाए, तो आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होगा। देखिए यदि आप RCN ले लीजिए और उसका हाइड्रोलिसिस करवा, किसी का भी RCN, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो पहले एसिड एमाइड जनरेट होगा, ठीक है, एसिड एमाइड जनरेट होगा, और उसका फिर से हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो कौन सा जनरेट होगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएगा। इसे दो एग्जांपल भी दिए, CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। देखिए यहाँ पे ले लिए, ये एमाइड ले लिए, एसिड एमाइड ले लिए, इसका हाइड्रोलिसिस करवाए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाए, कौन सा जनरेट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एमीन। यहाँ पर इसका भी हम करवाए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या जनरेट हुआ, बेंजोइक एसिड प्लस एमीन। तो इस तरीके से इसका करवाएंगे तो पहले एमाइड जनरेट हो, एसिड एमाइड जनरेट होगा, फिर जाके क्या जनरेट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये कौन सा, बेंजोइक एसिड। नाउ क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्मोसिस और यहाँ पर कौन सा ऑस्मोसिस क्या चीज़ है, ठीक है, देखते हैं ऑस्मोसिस क्या। तो देखिए ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जब भी आप ऑस्मोसिस क्या है जब भी आप जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ये आपके पास SPM है, कौन सा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट है। अब क्या होगा, जनरली क्या होता है, SPM एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब अर्ध मतलब ये एक सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही जाने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को जाने नहीं देता। तो अब क्या होगा इस केस में, यदि आप देखेंगे तो वेपर प्रेशर किस साइड ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वेपर प्रेशर इधर ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किधर जाता है, इधर। जनरली क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन SPM के थ्रू क्या होगा, इन ऑस्मोसिस के केस में क्या होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। फिर से एक बार समझिए, SPM के केस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेगा लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इसको डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वन साइड टू द अदर, या वन साइड टू अदर, यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये मैं सही रहेगा, ठीक है। अब ऑस्मोसिस एक लिमिटेड है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ऑस्मोसिस किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। इसमें ऑस्मोसिस को हम रोक सकते हैं, ठीक है, कैसे, बाय अप्लाइंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस फेनोमेना कैन बी स्टॉप्ड, ठीक है, उसमें ऑस्मोसिस फेनोमेना रोक सकते हैं। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आजकल बहुत ही कॉमन एक टेक्निक है वाटर प्योरीफिकेशन का। बहुत सारे कंट्री जैसे सऊदी अरबिया और जो समुद्री जो सी वाटर है उसी को प्योरीफाई करके आप आज अपने डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इसका ही एक फेनोमेना है। लेकिन डिफ्यूज़न क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत सारे बुक में क्वेश्चन में डिस्पर्सन लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली डिफ्यूज़न पूछना चाहिए, डिफ्यूज़न क्या है। तो डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, जैसे अब आप अगरबत्ती या कोई आप डिओड्रेंट या फिर कोई सैनिटाइज़र का स्मेल आपको आता होगा, कहीं कहीं दूर से ही स्मेल आना स्टार्ट होता है। इसका रीज़न क्या है, तो ये है डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न में होता क्या है, डिफ्यूज़न में बहुत सारे पार्टिकल, जैसे यहाँ कोई अगरबत्ती है, स्टिक है, ठीक है, वो क्या होगा, ये यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है पार्टिकल्स, ठीक। खाना फूड बन रहा है तो वो क्या होता है, वो किचन से हमारे बेडरूम तक सुगंध आता है, उसका रीज़न क्या है, उसका डिफ्यूज़न फेनोमेना। उस केस में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है, फूड पार्टिकल्स ट्रेवल करता है। तो डिफ्यूज़न क्या है, इसमें डिफ्यूज़न के केस में स्पेशलिटी क्या है कि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ज़रूरत नहीं पड़ता, सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन का ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। SPM के केस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ज़रूरत नहीं होता, ठीक है। अब और भी डिफ्यूज़न के केस में, डिफ्यूज़न कैन टेक्स प्लेस इन लिक्विड, गैस एंड सॉल्यूशन, ठीक है। डिफ्यूज़न सॉल्वेंट एज वेल सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम वन रीजन टू अदर। डिफ्यूज़न नाइदर बी स्टॉप्ड नॉर रिवर्स्ड, हम स्टॉप नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते हैं डिफ्यूज़न फिनोमेना को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर
हाउ इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर श्योर डिटरमाइंड बाय बार्कले हार्टले मेथड। तो बार्कले हार्टले मेथड के लिए आपको ये पिक्चर पहले बनाना होगा। बार्कले हार्टले मेथड के लिए इस पिक्चर में क्या है, एक ट्यूब है, ये ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट भर देते हैं। देख रहे हैं सॉल्वेंट दिख रहा होगा आपको, ये हम क्या किए, सॉल्वेंट भर दिए इस ट्यूब में, इस ट्यूब में सॉल्वेंट भर दिए। ठीक है, इस तरीके से ये ट्यूब है, सॉल्वेंट भर दिए। और ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, ये है SPM, ये लगा दिए हम यहाँ पर SPM। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिए। और दोनों साइड में ये इसका टॉप है, इस तरीके से जैकेट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये स्टील वेसल ले लिए, इसके ऊपर से रख दिए, ये क्या है, सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, SPM में खासियत क्या होता है, ऑस्मोसिस फेनोमेना स्टार्ट होगा। तो सॉल्वेंट के साइड, सॉल्वेंट से सॉल्यूट साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स आना स्टार्ट होगा। ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में वाटर मॉलिक्यूल आना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो लेवल है वाटर से मान लीजिए भर देंगे, तो क्या होगा, एक लेवल होगा, इसका भी लेवल होगा इस तरीके से। तो ये लेवल धीरे धीरे घटते जाएगा, घटेगा ना। तो घटेगा, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर में एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर में एक प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि और चेक करते हैं कि ये तब तक प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे जब ये लेवल कांस्टेंट ना हो जाए। ठीक है, लेवल कांस्टेंट ना हो जाए। लेवल कांस्टेंट कम होने का मतलब क्या हुआ कि अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर जा नहीं रहा, अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर मूव नहीं कर रहा है। लेवल कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ये नीचे नहीं जाएगा। नीचे कब नहीं जाएगा, जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स इधर से इधर नहीं जा रहा होगा, उतना प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जिस प्रेशर तक मतलब ये जो इसका लेवल है वो मेंटेन रहे, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर दिए, यहाँ पे टोटल पॉइंट लिख दिए हैं, क्या क्या आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। इस टोटल पॉइंट को पोर्सिलेन ट्यूब लिख दीजिए, मतलब जो जो है इसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, और पिक्चर अब अच्छे तरीके से बना देना है। पहले इसको समझना है कि क्या क्या हम बोले, यदि समझ में नहीं आया फिर से आप पीछे कीजिए वीडियो। ठीक है, और समझिए कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद वो जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए, फिर तभी आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या हमको लिखना है। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन लिए है तुम्हारा कौन सा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वाज एडेड टू 1 kg ऑफ वाटर एट 1.013 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन है आपका, इतना बार प्रेशर पर ऐड कर रहे हैं। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, टेम्परेचर पर बॉयल होगा। ये है फिर से ऑस्मोटिक मतलब ये कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस बन रहा है यहाँ पर। इसमें क्या करना है, फिर से फार्मूला लगाना होगा, ये डेल्टा वी इज इक्वल टू के वी इंटू एम। क्यों, क्योंकि जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ ही पूछ रहा है कि कितना बढ़ा है, टू व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉयल। इसका मतलब अब जो सॉल्यूशन बन गया, पहले वाटर कितना बॉयल होता है 100 पे, अब ग्लूकोज डालने के बाद गारंटी है कि कुछ बढ़ेगा, तो वो कितने पे बॉयल होगा उसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो के वी इंटू एम, हम जानते हैं के वी इंटू एम, तो के वी का वैल्यू रख दिए। एम का वैल्यू क्या होता है, मोललिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट ये है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये है, और ये क्या है, सॉल्वेंट का मास, और यहाँ पे क्या है 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए डेल टी वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल टी वी इज इक्वल टू के बी। के बी का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, के बी इज इक्वल टू 0.52 यहाँ पर रख दिए। और W2 कितना है, W2 यहाँ दे दिया है 18 ग्राम, 18 ग्राम रख 1000 है ही। मोलर मास ऑफ वाटर के सॉरी मोलर मास ऑफ ये ग्लूकोज का कितना होगा निकाल लीजिए, आपको यू विल गेट 180। C6 12 इंटू 6 12 इंटू 6 72 प्लस 12 प्लस 96। इफ़ यू ऐड 180 यू विल गेट। और यहाँ पे कितना होगा, मोलर मास W1 का 1 kg वाटर दे दिए हैं, तो 1 kg इसको हम लोग लिख दिए यहाँ पर 1 kg। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यू विल गेट डेल टी वी इज इक्वल टू 0.52। कितना आया मेरा, 0.52 आया, 0.52। ठीक है, 0.52 यू विल गेट इतना डिग्री। तो अब मुझे आंसर कैसे निकालना होगा, हम जानते हैं कि डेल टी वी ये डिफरेंस हुआ, मतलब जो ओरिजिनल पहले जितना टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा था उससे
0.52 डिग्री बढ़ जाएगा। तो पहले कितना पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है, अब उससे बढ़ा दीजिए 0.052, तो कितना पे बॉयल होगा, इतना। इट इज़ द करेक्ट आंसर। यदि आप इस तरीके से बनाएंगे तो गारंटी है कि आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, मतलब फुल में फुल मार्क्स यू विल गेट। नाउ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिंसिपल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम अमोनिया। देखिए नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए ये एक इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, अमोनिया से बनाने का अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने का एक इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। इंडस्ट्री इसी मेथड को फॉलो करता है जिसका नाम है कौन सा, ऑसवाल्ड प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली नाम भी पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए ऑसवाल्ड प्रोसेस से किस एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो कौन सा, HNO3 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता दिए हैं कि कौन सा कैसे ये मल्टीपल स्टेप में होता है, आपको स्टेप वाइज लिखना है फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, फॉर गेटिंग फुल मार्क्स। तो स्टेप वाइज पहले स्टेप में क्या होगा, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड गेन करने के लिए, जैसे देखिए अमोनिया, ये रिएक्शन आपको उसके नीचे लिखना होगा। ये कब तब तक नहीं होगा, ये 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर पर प्लेटिनम के प्रेजेंस में, मतलब ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। प्लेटिनम गॉज, ठीक है, 500 केल्विन पर पूरा लाल हो जाएगा ये, ठीक है। 9 बार, क्योंकि यहाँ पे गैसेस सब्सटेंस ले रहे हैं तो प्रेशर भी देना होगा ताकि रिएक्शन फास्ट हो, ठीक है। इस ये टेम्परेचर पर लेंगे, इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर, तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होगा, प्लस ब्राउन कलर का NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जनरेट होगा। अब देखिए को फिर से मुझे क्या करना होगा, जो NO जनरेट हुआ उसको फिर से ऑक्सीडाइज करना होगा। तो स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है उसको O2 के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, किस कैसे, NO + O2 NO2 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे भी कुछ और NO2 मिला था, यहाँ भी कुछ NO2 मिला। अब इन दोनों NO2 को, मतलब बहुत ज़्यादा NO2 हो गया, इस NO2 को क्या करते हैं, ये वाटर के साथ डिज़ोल्व करवाते हैं, ठीक है। वाटर के साथ डिज़ोल्व करवाने से फिर से आपका क्या जनरेट होगा, यहाँ पर फिर से जनरेट होगा HNO3, जो रिक्वायर्ड चीज़ है HNO3, ठीक है, प्लस NO। अब इस NO को फिर से ये रिसाइकल्ड करके ऊपर ले जाते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के NO2, फिर NO2 प्लस वाटर करवाएंगे, HNO3 मिलेगा। स्टेप 4 में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का काम किया जाता है, ठीक है। जब अब यहाँ पर ना NO10 फॉर्म्ड इज रिसाइकल्ड, फिर से रिसाइकल्ड करते हैं, मतलब NO2 बनाते हैं, फिर वाटर डालेंगे, HNO3 जनरेट होगा। एंड एक्वस HNO3 कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड, HNO3 कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, अप टू 68% बाय मास। देखिए अप टू 68% बाय मास ये लिखा गया, बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देगा आपसे कितना परसेंट तक डिस्टिलेशन के थ्रू कितना परसेंट तक कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, 68% HNO3, अप टू 68% HNO3 बाय मास, ठीक है। फर्दर यदि आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होगा 98% तक, तो क्या करना होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस करवाना होगा। डिहाइड्रेशन देखिए जनरली H2SO4 से करवाया जाता है, कौन के H2SO4 से, कौन के H2SO4 का काम है H2O को निकालना, ठीक है, डिहाइड्रेट करना, वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालना। तो हम यहाँ पर 98% तक निकाल सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, चारों स्टेप आपको अच्छे तरीके से लिखना होगा, तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। नाउ क्वेश्चन है इसके साथ साथ एक और बिट इसमें जो ऐड किया गया है कि बताइए कि रिएक्शन क्या होगा HNO3 का 50% HNO3 जब होगा, तब डाइल्यूटेड होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर 50% HNO3 होगा, तो देखिए यहाँ पर कॉपर सॉलिड प्लस HNO3, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होगा तो हमेशा NO2 जनरेट होता है। यहाँ पे हम बता दिए कि जब भी आपका HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो हमेशा NO2 जनरेट होता है। NO2 का कलर कैसा, ब्राउन, ठीक है। चाहे कॉपर हो या फिर जिंक हो, इसके साथ साथ हो सकता है अब अगली बार क्वेश्चन में आपके साथ जिंक दे दे, तो जिंक में क्या करना होगा, इसी ये दो इक्वेशन, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड में हमेशा कौन सा, NO2 जनरेट होता है। कॉपर यदि 50% डाइल्यूटेड होगा तब क्या होगा, कॉपर यदि 50% डाइल्यूट होगा तो NO का जनरेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जनरेशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा, गिव द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद 50% डाइल्यूट HNO3, तो ये रिएक्शन लिखना था, ठीक है, इस तरीके से।
दोनों रिएक्शन, यहाँ पे ये रिएक्शन इसके साथ साथ। अब देखिए यदि डाइल्यूट HNO3 यदि Zn के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा जनरेट होता है, लाफिंग गैस। देखिए लाफिंग गैस N2O का फॉर्मेशन हो जाता है, तो दोनों में अंतर है। फिर यदि कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NO का फॉर्मेशन, और जिंक के साथ कर रहा है तो N2O का फॉर्मेशन। तो इसके साथ साथ यहाँ पे हम ये इसलिए करवा दिए क्योंकि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो, ठीक है। इसके साथ HNO3 का जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे वो यहाँ पे करवा दिए। आपको आंसर में सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना था, ठीक है। आंसर में सिर्फ आपको ये वाला पार्ट लिखना है, HNO3 डाइल्यूटेड में CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस NO जनरेट होता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, जैसे ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि देखिए HNO3 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, I2 को HiO3 में कन्वर्ट करता है, कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करता है, एसिड को H2SO4 में, P4 को H3 2H2NO 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 2H2O, इन सब में याद करिए। I2 को HiO3 में, कार्बन को CO2 में, सल्फर को H2SO4 में, P4 को H3PO4 में कन्वर्ट कर देता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है HNO3 का रिएक्शन वो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्चुअली नाइट्रेट आयन का टेस्टिंग है। ये नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए लैब दो टाइप का, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब कौन सा आयन प्रेजेंट है, इसको क्वालिटेटिव, और कितना प्रेजेंट है इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो इस चीज़ को NO3 प्रेजेंट है या नहीं, इसको हम लोग चेक कैसे करते हैं, तो फेरस सल्फेट डालते हैं, FeSO4 डालते हैं, ठीक है। Fe++ आयन ये डालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग। और ये ना मतलब टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर का एक रिंग जनरेट होता है, ब्राउन कलर का एक रिंग जनरेट होता है। और ये जो रिंग किसके कारण जनरेट होता है, इस कॉम्प्लेक्स के कारण जनरेट होता है। इस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो ये HNO3 के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन थे हम दे दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट हैपेंस व्हेन इथाइलिन इज अलाउड टू रिएक्ट विद कोल्ड बेसिक KMnO4। देखिए कोल्ड बेसिक इथाइलिन, ये इथाइन है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब भी आप KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। डायरेक्टली ये आप इससे ये लिख सकते हो, KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होकर ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर दूसरा, एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर। देखिए एसिटल्डिहाइड यदि आप हीट करोगे ब्लीचिंग पाउडर के साथ, व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोफॉर्म का जनरेशन होता है, और सोडियम कैल्शियम फॉर्मेट, क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। ये रिएक्शन अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सा, क्लोरोफॉर्म प्लस कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से अब इथाइल अल्कोहल को यहाँ पर इथाइल अल्कोहल को यदि आप ऑक्सीडाइज करते हैं, देखिए इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही कमाल का। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यदि इथाइल अल्कोहल से यदि 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, सॉरी इथाइल अल्कोहल तो 1 डिग्री का होता ही है। यदि इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा किसके साथ ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप CrO3 के साथ ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं तो ये एल्डिहाइड तक में ही प्रोडक्ट जनरेट करता है। लेकिन यदि KMnO4 यूज कर लिए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर देगा। तो दोनों रिएजेंट में सिर्फ अंतर हुआ, इथाइल अल्कोहल दोनों है, लेकिन ये देंगे तो एल्डिहाइड, ये देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा चीज़ या सिंपल सा बोलें कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या जनरेट करता है, तो KMnO4 के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल CrO3 के साथ कीटोन जनरेट करता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल, हाँ एक और ऑक्सीडेशन करने का तरीका क्या है, रेड हॉट कॉपर। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है, मतलब इंडस्ट्री में इसी तरीके से एल्डिहाइड जनरेट किया जाता है। कॉपर को लाल कर दिया जाता है 573 केल्विन पर, 573 केल्विन पर कॉपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, एकदम रेड हॉट कॉपर, और उससे अल्कोहल को पास करवाया जाता है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यदि आप 2 डिग्री अल्कोहल को पास करवाएंगे तो कीटोन का जनरेशन होगा, लेकिन वेयरएज 3 डिग्री को पास करवाएंगे तो अल्कीन का जनरेशन होता है। तो इसके रिगार्डिंग इतना सारा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू हैव टू लर्न, ठीक है। आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल कैसे है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तो ये रिएक्शन आपको लिखना होगा, और साथ साथ ये भी लिखना होगा। रीज़न क्या है कि ये रिएजेंट ओपन नहीं किया है कि एल्डिहाइड यहाँ पर CrO3 डाल रहे हैं या PCC डाल रहे हैं। एक वन थिंग आई हैव टू मेंशन
क्या चीज़, पीसीसी और पीडीसी, ये भी आप डालोगे तो ये ही जनरेट होगा, ठीक है। तो इतने सारे इसके साथ रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको कौन कौन सा रिएक्शन है ये दोनों लिखना होगा, ठीक है। चलिए नाउ देखते हैं कौन सा इथाइल, डिफरेंस बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल पीने में यूज किया जाता है, जितने भी नशेरी जो नशा करने वाले होते हैं, जो इन्जॉय करते हैं, सो कॉल्ड इन्जॉय बोलते हैं उसको, वो सब इथेनोइक, सॉरी कौन सा है मेरा यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं यहाँ पर इथाइल अल्कोहल को यूज़ करते हैं पीने में। और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, स्प्रिट के तौर पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ एसिड लिख दिया गया है, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है कहाँ पर, इथाइल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, हो जाता है जनरली। देखिए दुनिया में जितने भी अल्कोहल है, ध्यान रहे आपको, जितना भी अल्कोहल है उसमें सिर्फ इथाइल अल्कोहल छोड़ करके बाकी जितने भी अल्कोहल हैं वो सब के सब जहरीला है। 100 ml आपको 100 ml, ओनली 100 ml अंधा कर सकता है, डाल सकता है, जान ले सकता है, ठीक है, जान ले सकता है। पहले आपको अंधा करेगा, फिर 300 ml ले लीजिए तो आपका काम तमाम। तो ये है मिथाइल अल्कोहल का काम, ये है इथाइल अल्कोहल। एक्चुअली मिथाइल अल्कोहल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जनरेट कर देता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उस पर नहीं जाना है मुझे, सिर्फ आपको पॉइंट लिखता है इथाइल अल्कोहल, हाँ, मतलब यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बट मिथाइल अल्कोहल क्या होगा, डू नॉट यूज, नहीं यूज़ करते हैं। ये स्प्रिट, हाँ ये कैसा यूज क्या है, तो स्प्रिट के तौर पे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है, C2H5OH, इसका फार्मूला क्या है, CH3OH। ये पॉइजनस है, ये नॉन पॉइजनस है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं कि देखिए लैब, आप लोग मार्केट में पेपर में सुनते हो कि इतने लोग जहरीली शराब पीने से मौत हुए। इसका रीज़न क्या है, एक्चुअली रीज़न क्या है, जब शराब बनना स्टार्ट होता है तो पहले इसका प्रोडक्शन होता है मिथाइल अल्कोहल का, कम टेम्परेचर या कुछ अलग कंडीशन पे ये जनरेट होता है पहले, फिर और ऑक्सीडेशन होता है, फिर ये, ठीक है। तो होता क्या है कि चूँकि चोरी छुपे ये काम किया जाता है, कोई एक्सपर्ट होता नहीं है, तो कब कितना टेम्परेचर पर हुआ या नहीं हुआ चुपचाप बना बना कर पैकिंग कर दी है। एक्चुअली वो रहा क्या जाता है मिथाइल अल्कोहल, इसको इसके बाद पीने से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो ये रहा इसका डिफरेंस, आई थिंक आप लिख लोगे। नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, द नेक्स्ट क्वेश्चन ये कन्वर्जन का है। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कन्वर्जन पूछेगा। फिनोल टू एनिलीन, फिनोल फ्रॉम एनिलीन, तो एनिलीन आप ले लो, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दो, एनिलीन बन गया, ठीक है। और जब भी आप रिएक्शन करवाओगे किसका, जब आप रिएक्शन करवाओगे NNO2 प्लस HCl के साथ, तो क्या होगा, बेंजीनियन, अभी बताए यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर गर्म पानी, सिर्फ वार्म वाटर देते हैं तो क्या होता है, ये फिनोल का जनरेशन हो जाता है। अभी इसके पहले भी हम तो आपको करवा चुके हैं। अब फिनोल से मुझे बेंजीन जाना है, सिंपली ये रिडक्शन प्रोसेस है, जिंक ले लीजिए, ठीक है, जिंक डस्ट ले लीजिए, करवाइए रिएक्शन, बेंजीन तुरंत फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड एन ब्यूटेन टू फ्रॉम इथेन, इथेन ले लिया आप इस तरीके से। अब Cl2 के साथ रिएक्शन सनलाइट के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, इथाइल क्लोराइड जनरेट हो जाएगा। इथाइल क्लोराइड ऊर्ज रिएक्शन अप्लाई करते हैं तो क्या जनरेट हो जाएगा, एन ब्यूटेन जनरेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऊर्ज रिएक्शन तो आपको जानते ही होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, दो आपस में, यहाँ 2 नंबर कार्बन है, कार्बन का संख्या 2 है। ऊर्ज रिएक्शन का खासियत स्पेशलिटी क्या होता है, 2 मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 4 होगा। ये ऊर्ज रिएक्शन होता है सोडियम और ड्राई यूज करते हैं, तो इसमें Na, जैसे देखिए आप CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 और 2 सोडियम ले लीजिए, तो क्या होगा, 2 Na और 2 Cl आपस में क्या बना लेगा, 2 NaCl, और ये निकल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन बन गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको।
कन्वर्जन भी क्लियर आपको। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेम 2 इम्पोर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन, हाउ आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। देखिए आयरन का ओर, आयरन का 2 ओर कौन कौन सा है, हेमेटाइट बहुत ही फेमस ओर है, ठीक है, और यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, Fe2O3 एंड Fe3O4, बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना आपको, Fe2O3 एंड Fe3O4। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का बहुत तरह प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप्स हैं, ये स्टेप दिमाग में रखना है, सेट रखना है आपको। पहला स्टेप्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए चूंकि ये मैग्नेटिक ओर है, ये आयरन से मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, तो सबसे पहले इसको वॉशिंग करते हैं, जो ताकि मिट्टी उट्टी निकल जाए, ठीक है। देखिए डन बाय वॉशिंग, वॉशिंग कर लिए ताकि वाटर से। उसके बाद क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जितने भी आयरन का सब, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर रोस्टिंग जनरली किया जाता है किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए। द ओर इज स्ट्रॉन्ग, और रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोस्ट मतलब देखिए आप खाए होंगे रोस्टेड चिकन, इसका मतलब क्या, वो जलाया जाता है ओपन एयर में। इसी तरीके रोस्टिंग का मतलब भी आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और मटेरियल को बर्न करना है। द ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर विद अ लिटिल कोल टू रिमूव मॉइस्चर एंड कन्वर्ट कार्बोनेट, सल्फाइड, फॉस्फाइड टू ऑक्साइड। मेन पर्पस क्या है रोस्टिंग का, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ठीक है। रोस्टेड आया और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, कोक मिलाते हैं, लाइमस्टोन मिलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक ब्लास्ट फर्नेस में टॉप ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस में हम ऊपर से डाल दिए, ब्लास्ट फर्नेस में इस तरीके से हम डाल दिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट ईयर इस साल एक क्वेश्चन पूछ दिया था कि बताइए ब्लास्ट फर्नेस में मैक्सिमम टेम्परेचर, जितना नीचे जाओगे आप उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। ऊपर में कम टेम्परेचर होता है। तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे आएगा क्या होगा, बर्निंग होगा, सी जो हम ऊपर से डाले थे मटेरियल उन सब का बर्निंग होगा और हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यहाँ कौन कौन सा रिएक्शन होता है, 1500-1600 डिग्री पर क्या होगा, कोक बर्नट होगा, ठीक है, लोअर पोर्शन में, और जिसके कारण कि हाई टेम्परेचर जनरेट होता है लोअर पोर्शन में। अब जो ऊपर से मटेरियल आएगा वो धीरे धीरे क्या होगा, Fe2O3 जो हम डाले हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। कौन कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पर, तो 500 से 800 केल्विन के बीच में, 500 टू 800 केल्विन के बीच में ये कुछ रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन सा, ये रिएक्शन होगा Fe2O3 CO के साथ, जो CO प्रोड्यूस होगा, जो कोक जला है वो CO जो प्रोड्यूस हुआ उसको CO क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। देखिए इस रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब ये Fe2O3 Fe3O4 में कन्वर्ट हुआ, CO2 में कन्वर्ट हो गया, फिर Fe3O4 को CO क्या किया, रिड्यूस किया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, आयरन में। ये 500 टू 800 केल्विन में टेम्परेचर रेंज में हुआ। फिर यदि हम टेम्परेचर रेंज और यहाँ पर बढ़ाया 900 टू 1500 केल्विन में, तो जो FeO बन के आया था यहाँ पर, Fe2O3 फिर से CO से रिएक्शन किया, जो FeO बन के आया, ये FeO यहाँ पर FeO रिएक्ट किया किसके साथ, CO के साथ, तो किस में कन्वर्ट हुआ, FeCO2। फिर CO जो बचा हुआ CO था उस CO2 के साथ रिड्यूस होकर फिर CO में कन्वर्ट हुआ। फिर इस तरीके से साइकिल चलते रहेगा। इस तरीके से जो आयरन मेरा जनरेट हुआ, यहाँ पे जो आयरन मुझे मिला वो आयरन कौन सा कहलाता है, वो आयरन क्या कहलाता है मेरा, ब्लास्ट सॉरी ये आयरन क्या कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है। एक्चुअली इसमें 4% कार्बन होता है, बाकी बहुत आयरन बोलते हैं इसको। अलग अलग सांचों में मतलब शेप में ढाल करके हम लोग इसको मार्केट में सप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे इससे थोड़ा अलग होता है कास्ट आयरन, जिसमें कार्बन का परसेंटेज थोड़ा और कम होता है। अब बाकी जो लाइम स्टोन था उसके बारे में भी एक लाइन यहाँ पे लिखना होगा आपको, कि लाइम स्टोन इज ऑल्सो डिकम्पोज टू कैल्शियम ऑक्साइड विच रिमूव सिलिकेट इम्प्योरिटी, ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन पूछे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछा भी गया है कि क्यों लाइम स्टोन डाला जाता है, डालने के लिए लाइम स्टोन डाला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग
इस तरीके से हम 2016 का जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन एल्यूमिनियम का वो आगे 2017 या आगे के पेपर में डिस्कस करेंगे। होप ये अच्छा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप दोस्तों के साथ साथ शेयर करें। ये गारंटी मानिए कि यदि आप 5 साल के पेपर सॉल्व कर लिए, इफ़ यू 5 साल का पेपर बिहार बोर्ड कर लिए तो आपका मार्क्स नहीं 80% से कम नहीं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इस आंसर को छोड़ करके वो गोल्डन और यस पेपर या अब दूसरे दूसरे बुक के आंसर लिख डालते हैं, जिसके कारण सब लोग यही आंसर लिखते हैं, जिसके कारण एवरेज मार्किंग आता है। आप ये आंसर खुद बनाया गया है। तो इस तरीके से जितने भी आंसर 5 साल के जो क्वेश्चंस में रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं जो करवा रहा हूँ, वो आंसर को अच्छे तरीके से ध्यान देना है, याद करना है। इसके साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना। ये गारंटी होगा कि एक भी क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते, लेकिन 98% क्वेश्चन लर्नने का चांसेस होगा इस 5 ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन से। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2017 और भी आगे के पेपर्स में। थैंक यू सो मच।